हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं ग्रेड 8 के सोशल साइंस का ब्रिज प्रोग्राम। आज मैं कवर करने वाली हूँ आपके लिए थीम सी। थीम ए और बी ऑलरेडी मैंने कवर करके वीडियो डाल दिया, चेक कर लेना। और मैंने इसमें आपके लिए सारी एक्टिविटीज सॉल्व की हैं और चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप बाकी सब वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और आपकी साइंस की वीडियोस। मैंने वो सब ब्रिज प्रोग्राम डाल दिए हैं। आपको और कोई ब्रिज प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे थीम सी। तो इसके अंदर हम टॉपिक्स क्या कवर करेंगे? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की, थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, देन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, preamble and fundamental rights and duties. थर्ड टॉपिक होगा हमारा सेंट्रल एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ये सब आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा होगा। इट्स जस्ट टू ब्रश अप योर थिंग्स। तो चलो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन सब वर्ड्स का क्या मतलब है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो दिखाई है इन्होंने, सबसे पहले मोनार्की। मोनार्की को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? राजतंत्र। तो ये वो सिस्टम है जहाँ पे राजा और रानी रूल करते हैं, ठीक है, उसे राजतंत्र बोला जाता है। और ये कहाँ पर अभी भी प्रैक्टिस होता है? जैसे सऊदी अरेबिया, भूटान, यूके। दूसरा हमारे को वर्ड दिया इन्होंने डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप को कहते हैं तानाशाही, कि भैया मेरी ही चलेगी, तुम कौन। इसमें गवर्नमेंट एक ही आदमी चलाता है, जिसे डिक्टेटर बोलते हैं। उसके अंदर सारी पावर्स होती हैं एंड इट इज़ ऑफन टेकन बाय फोर्स। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है अभी। फिर हमारे पास आई ओलिगार्की। इसको अल्पतंत्र बोला जाता है। ये कैसी गवर्नमेंट है? इसको रूल कौन करता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, ऑफन वेल्दी और मिलिट्री लीडर्स, या फिर जो लोग बहुत रिच होते हैं वो रूल करते हैं, या मिलिट्री वाले पीपल रूल करते हैं। तो सम हिस्टोरिकल ग्रीक सिटी या स्टेट्स में ये अपनाया जाता है। फोर्थ हमारे पास आया थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है? इसको धर्म शासित शासन भी बोलते हैं। मतलब जहाँ पे रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो रूल करते हैं जगह को। दे रूल इन द नेम ऑफ गॉड और अ रिलीजन। जैसे ईरान, इसमें इस्लामिक थियोक्रेसी है, वहाँ पे इस्लामिक रिलीजन को फॉलो किया जाता है। फिर हमारे पास आया डेमोक्रेसी। इसे कहते हैं लोकतंत्र। ये सिस्टम क्या है? यहाँ पे पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स एंड एवरीवन हैज़ से इन द गवर्नमेंट। हम लोग खुद ही गवर्नमेंट बनाते हैं, खुद चुन कर कि किसको हमें वोट देना है। और इंडिया और यूएसए में डेमोक्रेसी चलती है। समझ में आया? हम ही जैसे इलेक्शंस होते हैं, वोट देते हैं ना, तो वी हैव राइट टू चूज़ आवर लीडर। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो टीचर क्लास में आपसे क्या डिस्कशन कर सकती है और पूछ सकती है, आप इन सब वर्ड्स के मतलब बताइए कि क्या है। So promoting among the students to explore the role of people in different forms of government and relate them to present day political system such as absolute monarchy in Saudi Arabia, constitutional monarchies in United Kingdom, Japan and Bhutan, and democracy in India and United States of America can be discussed. तो ये आप अपनी क्लास पे डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको और नॉलेज चाहिए तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं या इंटरनेट से भी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं। नाउ रिफ्लेक्टिंग एंड असेसिंग ऑन हाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन द रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट विद फोकस ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड ओवरऑल गवर्नेंस। तो आपको ये सब एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आती है कि टीचर्स प्लान कर सकती हैं कुछ एक्टिविटीज़ विद द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली या विद योर फ्रेंड्स और ग्रुप में। क्या आप डिबेट या कोई डिस्कशन कर सकते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट that ensure fairness and people participation। फिर आप केस स्टडी कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं फ्रॉम डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। तो इस तरह के आप डिबेट के सेशन जब करेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है डेमोक्रेसी क्या है, थियोक्रेसी क्या है या डिक्टेटरशिप क्या है। आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी, राइट। तो डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसी चीज़ के लिए ये ब्रिज प्रोग्राम है। वो चाहते हैं आप एक्टिविटीज़ करो रटने की बजाय। फिर आप रोल प्ले कर सकते हैं। यू मे ऑर्गेनाइज 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंड असाइन देम टू इनैक्ट द रोल ऑफ मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
एंड आस्क देम टू क्रिटिकली एग्जामिन इट्स स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। तो आप जैसे मान लो ग्रुप्स बना लिया आपने, आपको अब एक को बन जाना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक को डिक्टेटरशिप करनी है, एक को मोनार्की करनी है, राइट। फिर आप देखें कि किसके फ़ायदे हैं, किसके क्या क्या नुकसान हैं। इस तरह से आपको समझ में भी आएगा कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है। वैसे तो सबसे बेस्ट है डेमोक्रेसी, जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसमें वी कैन इलेक्ट आवर लीडर, द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल, इट इज़ फॉर द पीपल। अब हमारे पास आया मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा है सिटीजन्स वोट फॉर द लीडर्स एंड दे हैव इक्वल राइट्स। तो ये कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट में होता है? ये होता है डेमोक्रेसी में, जिसमें हम खुद वोट करते हैं अपने लीडर्स को सिलेक्ट करने के लिए। सेकेंड, रिलीजियस लीडर्स गवर्न बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉज। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये होता है थियोक्रेसी में, जहाँ पे रिलीजियस लीडर गवर्न करते हैं। थर्ड आया अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पीपल रूल। जो लोग रिच हैं वही रूल करते हैं, ये आता है ओलिगार्की में। फिर हमारे पास आया फोर्थ में वन पर्सन होल्ड ऑल द पावर एंड ऑफन गेन इट थ्रू फोर्स। तो ये डिक्टेटरशिप होती है, जिसे तानाशाही बोलते हैं, मैं करूँगा सब कुछ। देन फिफ्थ इज पावर इज इनहेरिटेड एंड हेल्ड बाय किंग और अ क्वीन। किंग और क्वीन किस में करते हैं? मोनार्की में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपके लिए आए हैं दो फिल इन द ब्लैंक्स। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन हैव राइट टू डैश एंड सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। सिटीजन हैव राइट टू वोट। सेकेंड हमारे पास है अ मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर किंग और क्वीन रूल्स अ कंट्री। तो वही क्वेश्चंस को, वही डेफिनेशन को वो मोड़ मोड़ के आपको बता रहे हैं। आपको ऑलरेडी मैंने सारी टर्म्स एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आपके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप दोनों फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस एंड डिस्कशन के लिए यहाँ में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने आपके लिए आंसर प्रिपेयर किया है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मोनार्की एंड अ डेमोक्रेसी। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ मोनार्की में क्या होता है और डेमोक्रेसी में क्या होता है। द मेन डिफरेंस इज दैट इन अ मोनार्की पावर इज इनहेरिटेड एंड हेल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। किंग एंड क्वीन रूल करते हैं एंड द सिटीजन्स डू नॉट हैव एनी रोल इन चूजिंग देयर लीडर्स। इन कंट्रास्ट इन डेमोक्रेसी leaders are elected by the citizens and everyone has equal rights to participate in the governance। तो मेन डिफरेंस यही है, मोनार्की में किंग या क्वीन रूल करते हैं, उन्हीं की फैमिली आती रहती है, उसका बेटा बन जाएगा, फिर जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसका जो बेटा होगा वो बन जाएगा किंग। इसमें जो सिटीजन्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता गवर्नमेंट में, दे हैव टू ओबे। और लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लीडर्स हम खुद इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं जाके कि हमें यही लीडर चाहिए, राइट। दैट इज डेमोक्रेसी एंड हमारे सबके पास इक्वल राइट्स है टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। एंड हम बोल भी सकते हैं, अगर हमें कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं आती तो आपको पता ही है दोबारा से इलेक्शंस हो जाते हैं और हम दोबारा वोट करके उसे हटा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल। डिस्कस द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ इट इंश्योर्स फेयरनेस, इक्वालिटी एंड सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम कि दिस इज़ फॉर द पीपल, लोगों के लिए है गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ द सिटीजन्स। क्योंकि सिटीजन्स ही उसे सेलेक्ट करते हैं। दे हैव राइट टू वोट एंड चूज देयर लीडर्स। की फीचर्स क्या है? पहला है फेयरनेस, लॉज आर मेड थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द पीपल। लोगों ने जिसे सेलेक्ट किया है अपना बनाने के लिए लीडर, तो वो फेयर डील होती है, जिसको वोट ज़्यादा मिले वो जीत गया। सेकंड हमारा है सिटीजन पार्टिसिपेशन, हर कोई वोट कर सकता है, एवरी कैन वोट एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली। येस, यू शुड बी अबव 18 ईयर्स। दीज फीचर्स इंश्योर दैट गवर्नमेंट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड रिस्पेक्ट देयर राइट्स। तो इससे दिखता है हमें कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए चिंता करती है, ठीक है ना, और रिस्पेक्ट करती है हमारे राइट्स को। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आया है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो चलो पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेट ऑफ रिटन रूल्स
एंड प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन हाउ द कंट्री इज़ गवर्न। कंट्री को गवर्न कैसे करना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है द मेन लॉ बुक है ऑफ इंडिया दैट टेल्स हाउ द कंट्री विल बी रन एंड व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज़ पीपल हैव। उसमें हर चीज़ है कि किस जो लोग हैं हमारे उनको क्या क्या राइट्स हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या, उनको करना क्या क्या है। अब प्रियम्बल क्या होता है? ये ओपनिंग स्टेटमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बताती है उसके गोल्स एंड वैल्यूज़, जैसे जस्टिस, लिबर्टी या इक्वालिटी। सो प्रियम्बल इज़ द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टेल्स इट गोल्स एंड वैल्यूज़ लाइक जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? द बेसिक राइट्स दैट एवरी इंडियन सिटीजन हैज़, जैसे फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, कुछ भी बोल सकते हैं हम, कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, तो ये सब हमारे बेसिक राइट्स हैं। ड्यूटीज़ क्या हैं? इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट एवरी सिटीजन्स मस्ट फॉलो, जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट करना है, नेशन हेल्प करना है, हमें जो हमारी पब्लिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, तो ये सब हमारी ड्यूटीज़ हैं। हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, हम जिस जगह पर रह रहे हैं हमको उसके अकॉर्डिंग चलना है। सो दीज ऑल आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। Understanding of Constitution of India briefly, start by asking open-ended questions like why do you need a constitution or what happens if there is no rule in the society। तो इस टाइप के क्वेश्चंस टीचर आपसे पूछ सकती हैं, या आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में या हंसा मेहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टू शो हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो ये सब के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं आप क्लास में। टीचर आपको बोल सकती है ऑनलाइन क्विज, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स या वीडियोस टू एक्सप्लेन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सच एज डिजिटल संसद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेट वेबसाइट, सीरीज ऑफ 10 एपिसोड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सब आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपको याद रहेगी। ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप्स और वर्चुअल टूर्स टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जैसे पंचायत, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट, इन जगह पर आपको ले जा सकती हैं टीचर्स, राइट। ट्रिप्स करा सकती हैं जिससे आपको समझ में आए। और टीचर आपको क्या बोल सकती हैं? टू कलेक्ट द पिक्चर या पेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन एनकरेज स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू गिवन इन द प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या प्रोवाइड केस स्टडीज़ ऑन फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, या एनकरेज स्टूडेंट्स टू डिज़ाइन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रुप्स कैन बी असाइंड द टास्क टू डिज़ाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइनिंग गवर्नेंस, राइट्स एंड ड्यूटीज़। मतलब बच्चे खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, राइट। उसमें क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, सब लिखें। अब हमारे पास आता है मैच द फॉलोइंग रियल लाइफ सिनेरियोज टू द फंडामेंटल राइट्स। चलो, फर्स्ट एग्जाम्पल है अ चाइल्ड गोज टू स्कूल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। सब लोग स्कूल जा रहे हैं तो उनकी बैकग्राउंड नहीं देखी जा रही है, सब लोग जा रहे हैं, तो दिस इज़ राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड हमारे पास आया अ पर्सन स्पीक्स फ्रीली अबाउट एन इशू विदाउट फियर। कोई डर नहीं है उसको, वो बोल सकता है जो चाहे, तो दिस इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो कुछ भी बोल सकता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अ चाइल्ड इज़ प्रोहिबिटेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज। बच्चों को काम नहीं करने देना चाहिए फैक्ट्रीज में, छोटे होते हैं, तो दिस इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको राइट है ये। अ पर्सन फॉलोज देयर रिलीजन विदाउट एनीवन स्टॉपिंग देम। यहाँ पे आपने देखा इंडिया में सब लोग अपना अपना रिलीजन फॉलो करता है, कोई नहीं बोलता कि नहीं आपको हिंदुज़म करना है या आपको सिर्फ इस्लाम करना है या आपको क्रिश्चियनिटी करनी है या आपको सिखिज़म करना है, आप कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। तो दिस इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हमें दिए फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, सर्विंग एज द फाउंडेशन फॉर द गवर्निंग द नेशन। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन
of the Indian Constitution, write his contribution in making of Constitution. तो इसमें मैंने आपके लिए आंसर प्रिपेयर किए हैं. आप बुक से या चैप्टर जब रीड करेंगे तो उसमें से और कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट. ये देखिए, ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, राइट. और इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है आपने इनके बारे में सुना होगा. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती भी मनाई जाती है, उस दिन छुट्टी होती है और सब लोग उन्हें याद करते हैं बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट लीडर. और उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने उस चीज़ को, जो जातिवाद होता था पहले, उसे एकदम ख़त्म कर दिया. सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड फर्स्ट लीडिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने ही लीड किया पूरा. सेकेंड, ensuring the inclusion of provisions for social justice, equality and individual rights. उन्होंने इंश्योर किया कि ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में. सबको राइट टू इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस सबके लिए होना चाहिए और हर एक के पास राइट्स होने चाहिए. एडवोकेटिंग द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. इनिशियली क्या होता था ना, पुराने ज़माने में अनटचेबिलिटी होती थी. मतलब जैसे कोई छोटी जाति का है या कोई कूड़ा उठाने वाला है तो उसे टच नहीं करते थे वो लोग. उनको अलाउड नहीं था पानी भी पीना पब्लिक प्लेसेस से, बिकॉज उन्हें समझा जाता था कि ये गंदे लोग हैं और इन्हें टच करेंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे. बट नाउ अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम. आप ऐसा किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकते बिकॉज एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट्स. थर्ड, प्लेइंग मेजर रोल इन शेपिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. उन्होंने मेजर रोल किया इन सबको ड्राफ्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. नाउ नेम 2 फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डिस्कस व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट. अब आपको 2 राइट्स बताने हैं, 2 ड्यूटीज़ बतानी है. राइट्स मतलब जो हमारे पास अधिकार हैं. पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू एजुकेशन. इक्वालिटी मीन्स हर इंसान इक्वल है, लॉ उन्हें इक्वली ट्रीट करेगा. अगर कोई गरीब इंसान है, उसने क्राइम किया है तो उसे सज़ा मिलेगी, और अगर अमीर इंसान ने क्राइम किया है उसे भी सज़ा मिलेगी. दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगा. एंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन. प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा. दूसरा राइट टू एजुकेशन. सबको इक्वल राइट है एजुकेशन का. जितने भी बच्चे हैं सबको पढ़ाई करनी है. और गारंटीज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14. 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाई करनी ही करनी है. उनके लिए फ्री एजुकेशन का भी प्रावधान है. अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या जो हमें निभानी है एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें क्या क्या करना है. फर्स्ट, टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड एंथम. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें माननी है, अपने फ्लैग और एंथम की रिस्पेक्ट करनी है. एनकरेज करता है ये नेशनल प्राइड एंड यूनिटी. आपने देखा होगा ना, जब भी जनगण मन होता है कहीं पे, वी ऑल स्टैंड अप. दिस इज रिस्पेक्ट फॉर आवर नेशनल एंथम. सेकेंड, वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. इट प्रोमोट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर. तो ये हमारी ड्यूटीज़ हैं. और भी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं. हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, ताजमहल वगैरह जैसे रहते हैं, इनको गंदा नहीं करना है, पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना है. हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं. सो दीज राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प मेंटेन डेमोक्रेसी, सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल हार्मनी. अब हमारे पास नेक्स्ट आया कोई ग्रुप प्रोजेक्ट. इसमें आपको की फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपाइल देम इन अ फाइल. पिक्चर्स कलेक्ट करो जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है मिलकर, और उनको एक फाइल में लगा दो. Alongside of each image, write brief description of their contribution to making the constitution. ठीक है, उनका क्या क्या रोल था उसमें वो भी लिखो. Now central and federal structure of government. Pedagogy. Pedagogical approaches that you may like to consider for promoting students participation are. ये अलग अलग अप्रोच दिए हैं तो टीचर कुछ भी फॉलो कर सकती है इसमें से. You may explain the salient feature of the central and federal government with example. तो चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब केंद्रीय सरकार, जो मेन या नेशनल गवर्नमेंट होती है कंट्री की.
इट हैज़ सुप्रीम पावर ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड इट मेक्स लॉज फॉर द होल नेशन, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे पास चाइना, ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स द होल कंट्री, एंड फ्रांस लॉज आर मेड ओनली बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, इसको बोलते हैं संघीय सरकार, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पावर इज़ शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट्स। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दे हैव देयर ओन लॉज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके एग्जाम्पल क्या है, हमारा इंडिया, ये फेडरल गवर्नमेंट चलती है। द पावर इज़ शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड स्टेट गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक्सेट्रा। एंड यूएसए में भी यही है, द फेडरल गवर्नमेंट एंड 50 स्टेट गवर्नमेंट शेयर पावर। तो मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ दी हैं जो टीचर आपको करने के लिए बोल सकती है। डिबेट्स बोल सकती हैं ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। तो वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है वो कौन सी अप्रोच लेती हैं आपको सिखाने का। ओके, चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। द टीचर में ऑल्सो प्लान दीज एक्टिविटीज़ विद स्टूडेंट्स इंडिविजुअली या ग्रुप में। सबसे पहला पावर डिस्ट्रीब्यूशन गेम, इसमें डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स को यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में एंड डिसाइड करो हु हैंडल द वेरियस इश्यूज़। फिर रोल प्ले या डिबेट ऑर्गेनाइज कर दो, या आपको कहीं भी ट्रिप पे ले जाएं, विजिट करा दे, लोकल, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार, जिसे भारत सरकार कहा जाता है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, एंड ये पूरी कंट्री को रूल करती है, एंटायर कंट्री को रन करती है फ्रॉम न्यू दिल्ली। एंड इट हैंडल्स नेशनल मैटर्स जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, रेलवे, से ये सब केंद्र सरकार करती है। एंड इट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल क्या है यूनियन गवर्नमेंट के हमारे पास, जैसे पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, मिनिस्ट्रीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फाइनेंस। सेकेंड हमारे पास जो है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार, किसी पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे यूपी की अलग, महाराष्ट्र की अलग। इट रन्स अ स्पेसिफिक स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इट हैंडल्स लोकल मैटर्स जैसे पुलिस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ। एंड इट इज़ हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। एग्जाम्पल क्या है स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरला। चलो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स। A government with central authority that controls all decisions is called unitary या फिर central government. Okay. Second है a federal government divides power between central government and smaller regional governments like states और provinces. Explain मैं आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो ये आपका fill in the blanks हो जाएगा उसी के बेसिस पे। अब नेक्स्ट हमारे पास आए हैं क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन, ये भी आपके लिए आंसर प्रिपेयर किया है। What is the main difference between unitary government and a federal government? So और एक ग्रुप प्रोजेक्ट भी है, डिज़ाइन योर ओन कंट्री विद ईदर फेडरल और यूनिटरी सिस्टम एंड प्रेजेंट इन द क्लासरूम। तो पहले हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सो इन यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल द पावर एंड डिसीजंस आर सेंट्रलाइज्ड इन अ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल गवर्नमेंट इफ एनी ऑपरेट अंडर इट्स कंट्रोल। यूनिटरी समझ में आ गया, मेन पावर जो रहती है हमारे पास, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सब कुछ यही डिसाइड करती है। नेक्स्ट, इन फेडरल गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट्स, पावर डिवाइड हो जाती है एंड ईच हैविंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अलग अलग पावर होती है। तो चलो हमारा ये थीम सी भी इसके साथ कंप्लीट होता है सोशल साइंस का। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए थीम डी डालूंगी, तब तक आप दूसरी वीडियोस चेक कर लेना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी और सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।